आज के इस अत्यंत भव्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे एनडीआरएफ के डीजी श्री सत्यनारायण प्रधान जी, हमारे डीजी सीएसआईआर डॉक्टर शेखर मांडे जी, मेरे साथ यहाँ नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय में उपस्थित श्री अमरेंद्र सेंगर जी, डॉक्टर विभा मल्होत्रा साहनी जी और वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए सभी हमारे एनडीआरएफ के हेडक्वार्टर्स में एनडीआरएफ के सभी अधिकारीगण, एनडीआरएफ की एकेडमी से जुड़े हुए एनडीआरएफ बीडीआरएफ बटालियंस के जुड़े हुए लोग, मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि एनडीआरएफ 04th बटालियन की कमांडेंट मिस रेखा नाम्बियार भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और उसके साथ साथ मेरे अपने ही सीएसआईआर के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर उसके डायरेक्टर प्रोफेसर संतोष कपूरिया, चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर जी पलानी, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर एम बी अनूप, डॉक्टर जे प्रभाकर, प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर आर बालागोपाल, डीआईजी श्री विनय काजला और इसके साथ साथ श्री यूएचएन शर्मा, श्री केआर सिंह और बहुत सारे हमारे सीएसआईआर की जो देश भर में प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके भी कई डायरेक्टर्स को मैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में देख रहा हूं। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि अभी डीजी सत्यनारायण प्रधान जी ने भी उल्लेख किया और डॉक्टर शेखर मांडे ने भी उल्लेख किया, 2-2.5 महीना पहले अगस्त के तीसरे चौथे सप्ताह में 20-22 अगस्त के आसपास मुझे जो एनडीआरएफ का कैंपस है गाज़ियाबाद में, वहाँ पर जाने का मौका मिला था। मेरा वास्तव में एनडीआरएफ के साथ वो एक प्रकार से पहला इंटरेक्शन था। एनडीआरएफ की योग्यता और काबिलियत के बारे में मुझे पढ़ने को मिलता था, जानने को मिलता था, लेकिन क्योंकि संस्था कुछ ही वर्ष पूर्व उसका जन्म हुआ है, उसको नज़दीक से गहराई से देखने का, समझने का मुझे पहली बार उस समय अवसर मिला था और हृदय की गहराइयों में इस संस्था के लिए बहुत सारे अच्छे विचार और हृदय से उनके लिए सब प्रकार का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव भाव लेकर मैं वहाँ से लौटा था। और उसी के साथ साथ सीएसआईआर के संदर्भ में तो मैं पिछले 6 वर्ष से उनके साथ जुड़ा हूँ। सीएसआईआर की सारे देश भर की जितनी भी लगभग 38-39 लेबॉर्ट्रीज़ हैं उन सबको मैंने विज़िट किया है, उनके वैज्ञानिकों को नज़दीक से देखा है। चेन्नई के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर में तो मैं उनके गेस्ट हाउस में भी कई बार ठहरा हूँ। चेन्नई जाने पर उस सेंटर के बारे में भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, समझता हूँ। जब हमारा गाज़ियाबाद का फंक्शन हुआ था तो हमारे इसी प्रकार के पिलानी के सेंटर ने जो है उस हॉस्पिटल को डेवलप किया था और
आज ये सिद्ध होता है कि CSIR के वैज्ञानिक जहाँ कहीं भी हैं, वो चाहे पिलानी में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से दूर वो राजस्थान से दूर तमिलनाडु में हो, वो हर जगह पर हर काम कर सकते हैं। यद्यपि ये दोनों लेबॉर्ट्रीज़ तो हमारी विशेष रूप से इस काम के लिए स्पेशलाइज्ड लेबॉर्ट्रीज़ हैं, लेकिन कोविड ने ये सिद्ध करके दिखाया कि वैज्ञानिक जिस क्षेत्र के अंदर वो एक प्रकार से एक्सपर्ट हैं, उस क्षेत्र के अलावा भी वो दूसरे काम कर सकते हैं। और जैसा अभी डॉक्टर मांडे ने कहा कि भाई कोई नई टेस्ट किट डेवलप की फेलूदा जैसी, तो वो आज वो इतनी रेवोल्यूशनरी किट है कि उसके बारे में सवाल लोग हमसे पूछते हैं क्या ये RT-PCR किट को जो है, अभी मैंने एक इंटरव्यू दिया इसी सप्ताह, तो मुझसे सवाल ही ये पूछा गया कि क्या इसमें इतना बड़ा पोटेंशियल है कि ये RT-PCR किट को ही शायद रिप्लेस कर दे। और दवाइयों के बारे में उन्होंने बताया, रीपर्पस ड्रग्स के बारे में बताया, जीनोम सीक्वेंसिंग, कितनी चीज़ें जो है CSIR और हमारे वैज्ञानिकों ने की हैं। अभी वैक्सीन्स की खोज के अंदर हमारे वैज्ञानिक लगे हैं, CSIR के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी और दूसरे हमारे जो विज्ञान के दूसरे आयाम हैं। और ये जो विशेषकर अस्पताल जो यहाँ बनाए गए हैं, गाज़ियाबाद में बनाया गया, और अभी ये जो हमारा 4th बटालियन जो है हमारी NDRF कैंपस जो अराकोनम में है तमिलनाडु में, ये तो विशेष रूप से इसका महत्व इसलिए भी है कि अभी देश में जब कोविड को हम देख रहे हैं कि उसका ग्राफ धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर है, तब भी जो है तमिलनाडु जैसे प्रदेश में अभी भी काफ़ी तकलीफ़ है। यद्यपि तमिलनाडु ने भी बहुत इम्प्रूव किया है। पिछले ही सप्ताह मैंने वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है बहुत विस्तार से। तमिलनाडु में भी स्थिति में बहुत बेहतर इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन पिछले समय में ये सिद्ध हो गया कि जब भारत निर्णय करता है, भारत संकल्प लेता है और भारत की जो ऊपर कोई तकलीफ़ बड़ी आती है, तो सारा देश प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक साथ खड़ा हो सकता है। और फिर सब कोई अपनी जिम्मेदारी के जुरिस्डिक्शन में खाली काम नहीं करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी के जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल जाते हैं। और NDRF के बारे में तो मुझे पिछली बार बताया गया था कि शायद ये हमारी भारत की ऐसी संस्था है जो इतने थोड़े समय में ही, जिसको यूनाइटेड नेशंस से भी रिकॉग्निशन मिलने वाला है, और संभवतः दुनिया में कहीं भी कोई डिज़ास्टर और ऐसी तकलीफ़ आएगी तो NDRF को भी जो है वहाँ पर जो है कॉल किया जाएगा उन लोगों की मदद करने के लिए जो कि डिज़ास्टर से पीड़ित होंगे। ये अपने आप में बहुत ही हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं जो ये हमारी 4th बटालियन है तमिलनाडु की NDRF की, उनको तो बधाई देता ही हूँ, CSIR को भी बधाई देता हूँ। और मुझे ध्यान है कि इसी वर्ष जनवरी के महीने में हमारे DG CSIR जो है वो एक विज़िट पर गए थे NDRF के हेडक्वार्टर्स के ऊपर। और NDRF के हेडक्वार्टर्स पर जब वो गए तब वहीं पर ये देखने के बाद, सारी व्यवस्थाओं को समझने के बाद, 2 विषयों के ऊपर विशेष रूप से चर्चा होने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि CSIR जो है वो NDRF को फास्ट इंस्टॉलेशन शेल्टर्स, जो कि किसी भी डिज़ास्टर के परिस्थिति में पोस्ट जो डिज़ास्टर रिकवरी फेज़ है, रिकवरी स्टेज है, उसके अंदर मदद कर सकते हैं। और दूसरा जो CSIR का एक उसका तो आयाम बहुत बड़ा है, बहुत क्षेत्रों में वो रिसर्च करती है। तो दूसरा जो है रेडी टू ईट, जो लॉन्ग शेल्फ जो लाइफ, जिसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत लंबी हो, मैंने खुद जो है हमारी पालनपुर की लेबॉर्ट्री में देखा है कि वहाँ किस प्रकार से बिना प्रिजर्वेटिव का प्रयोग किए 6-6 महीने तक जो है वो दाल को, राजमे को और दूसरी चीज़ों को जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है। टेस्ट भी उसका ख़राब नहीं होता है और उसके ऊपर बहुत ही, जिसे कहते हैं कि वो एक तरह का रेवोल्यूशनरी काम है।
प्रिजर्वेटिव की मदद से तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन बिना प्रिजर्वेटिव के उस प्रकार के जो कि हार्मफुल हो सकता है। तो ये जो लॉन्ग शेल्फ लाइफ फूड्स हैं, रेडी टू ईट, ये दो चीज़ों के बारे में विशेष रूप से एनडीआरएफ के साथ जो है ये चर्चा हुई थी। और उसके बाद ये जो हॉस्पिटल, जो हमारे मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स हैं, इनको बनाने का जो कंसेप्ट डेवलप हुआ, जिसमें कि एक कंधे पर रखकर एक फोल्डेबल जो फ्रेम्ड स्टील स्ट्रक्चर है, कोई भी अपने कंधे पे रखकर कोई व्यक्ति जो है उसको चल सकता है, और वो किसी भी समय पर भी कहीं जाकर उसको असेंबल किया जा सकता है। असेंबल भी कुछ घंटों में किया जा सकता है या 1-2 दिन के अंदर किया जा सकता है विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम। और उसी का हमने ये परिणाम देखा कि एक हॉस्पिटल मुझे इनाग्रेट करने का मौका मिला अगस्त के महीने में गाज़ियाबाद के अंदर। अब वो बहुत खूबसूरत कैंपस है और वहाँ एनडीआरएफ के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लंच करने का भी मौका मिला। बहुत एनडीआरएफ की एक्टिविटीज़ को देखने का, समझने का, वहाँ कैसे ट्रेनिंग होती है, किस प्रकार से लोगों को जो है समझाया जाता है और कैसे उनकी सारे हुनर को विकसित किया जा सकता है, ये सब देखने का मुझे आनंद हुआ। और वहीं ये अस्पताल, उस समय भी मुझे ध्यान है कि हमारे सत्यनारायण प्रधान जी ने मुझे कहा था कि हमारा एक यूनिट तमिलनाडु में तैयार है, आप तमिलनाडु में चल के उसको इनाग्रेट कर दीजिए। हमारी इच्छा तो ये थी कि हम वास्तव में जो है ये अराकोनम में जाकर तमिलनाडु में इस आपके सेंटर के ऊपर आते, आप सबसे मिलते और उसको वहाँ पर ही हम लोग अपने देश के लिए उसको डेडिकेट करते। लेकिन शायद कोविड की परिस्थिति में यही एक बेहतर विकल्प था कि हम उसको बिना डिले किए इस कार्यक्रम को करें। और मैं अभी अपने यहाँ आने से पहले हाथ से लिख रहा था, तो मैंने देखा इतने सारे ये कंधे पे रखकर और स्टील के फ्रेम कैरी करके, और जैसा अभी फिल्म में भी दिखाया गया कि एक अस्पताल को या एक आइसोलेशन बेड्स क्रिएट करने वाले एक स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है, उसके फीचर्स कितने कितने ज़बरदस्त हैं। तो उसके लिए वो रैपिडली इरेक्ट हो सकता है, वो फोल्डेबल है, वो लाइट इन वेट है, उसमें जो सेफ्टी के और सिक्योरिटी के इश्यूज जो है ये पूरी तरह से एड्रेस किए गए हैं। ये एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी जो है ये कंफर्टेबल है। ये तो हमने स्वयं जो है वहाँ गाज़ियाबाद में देखा कि कितना जो है सुंदर एनवायरनमेंट उसके इर्द गिर्द क्रिएट होता है और कैसी जो वाइब्स वहाँ से आती है। इकोनॉमिकल है, दोबारा से रीबिल्डेबिलिटी है, यानी दोबारा भी बनाया जा सकता है। उसमें जो एडिक्वेट थर्मल इंसुलेशन की कैपेसिटी भी है, उसमें वाटर प्रूफिंग के फीचर्स भी हैं, और वो पूरी तरह से जो लोकली अवेलेबल स्किल्स हैं। ये नहीं है कि कोई स्पेशल स्किल्ड व्यक्ति लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर या उसके चीफ साइंटिस्ट के साथ चलेगा उनको लेकर और वो जाकर वहाँ पर क्रिएट करेगा। तो लोकली जो थोड़ी बहुत ही जो अवेलेबल स्किल्स हैं उन्हीं के इस्तेमाल से इसको क्रिएट किया जा सकता है। यानी ये साधारण फीचर्स नहीं है, ये एक प्रकार से हैट्स ऑफ है वैज्ञानिकों को कि वो किसी भी विषम से विषम परिस्थिति के लिए साधारण तरीके से कैसे, और फिर ऐसा भी नहीं कि इसकी कोई लाइफ नहीं है। लाइफ के बारे में पढ़ा तो मैंने देखा कि इसकी 20 साल की कम से कम इसकी जो लॉन्ग लाइफ स्पैन है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जो हमारी एक्टिविटी है जिसको कि इतने थोड़े से समय में इसको अस्पताल को एक तरफ CSIR ने बना दिया, और जो हमारी जो ये 4th बटालियन थी NDRF की, इसने अभी जैसा दिखाया गया उसको पूरी तरह से फर्निश कर दिया। अभी दिल्ली के गाज़ियाबाद के अस्पताल के बारे में अभी हमारे प्रधान साहब ने बताया कि हमने जब इनाग्रेट किया उसके बाद से उन्होंने बहुत सारी वहाँ पे मॉडर्न इक्विपमेंट्स और सारी फैसिलिटीज़ उनको जो है क्रिएट कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बड़ा एक यूज़फुल डेमोन्स्ट्रेशन है, यानी कि एक चीज़ मॉडर्न है और एक चीज़ पूरी तरह से ड्यूरेबल है, इतने फास्ट इंस्टॉलेबल है, सेफ है, और जोग्राफिकली एज वेल एज ऑल वेदर्स, हर मौसम के हिसाब से कंपैटिबल है।
और ये जो फास्ट डिप्लॉयबल एक प्रकार की यूज़फुल टेक्नोलॉजी है, ये डिज़ास्टर रिकवरी स्टेज में भी काम आएगी, और अगर पेंडेमिक लंबा चल जाए, कोई इसी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है स्टील का बना हुआ है, और इसके बारे में जो है कि लाइटर साइज विच कैन easily handle, assembled and be transported to even the remotest site of India even by a head load, यानी शोल्डर और हेड के ऊपर कैरी करके जो है कोई भी ले जा सकता है। और अगर ज़्यादा कोई स्पेस की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें मोर बेस कैन बी एडिड टू इट, ये भी अपने आप में बड़ी चीज़ है। Two-bay shelter can be erected at a site in 1 day by 2 skilled fitters, 1 semi-skilled helper and the help of the beneficiaries। जिनके लिए काम कर रहे हैं उनकी भी सहायता लेके, एक सेमी स्किल्ड व्यक्ति लेके और 2 जो है स्किल्ड जो फिटर्स हैं उनकी मदद से इसको क्रिएट किया जा सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि इसको बनाने के लिए साइंस तो जो प्रयोग हुई है, लेकिन बनाने के लिए भी कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। अनस्किल्ड व्यक्ति, 2 स्किल्ड फिटर, और जिनके लिए बना रहे हैं उनकी मदद लेकर हम इसको बना के क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक दीज स्ट्रक्चर्स दे एक्सेल इन रैपिड इंस्टॉलेशन विद मिनिमम असिस्टेंस एंड इक्विपमेंट्स, बट आर ऑल्सो ईजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट, दे आर वेरी इफ़ेक्टिव एंड एक्सटेंडेबल। ये सब मैंने अभी इस कार्यक्रम में आने से पहले इसके जो फीचर्स हैं उनको स्टडी करने की कोशिश की, तो देखा इतने सारे इसके बारे में मैं एडजेक्टिव्स का प्रयोग कर सका कि इसमें कितनी प्रकार की क्वालिटीज़ हैं। और फिर इसके अलावा ये एंटी अल्ट्रा वायलेट, यानी कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी जो हमारे को हार्मफुल होती हैं शरीर के लिए, उन हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से भी ये हमारे को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ इसमें जो एक प्रकार से इसका जो मल्टीपर्पस यूज़ है स्पेस का, इसमें हाई स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस है, और ये जो कंस्ट्रक्शन फ्रॉम वाटर एंड वाइल्ड रेजिस्टेंस, फायर रिटार्डेंट, ड्यूरेबिलिटी, रिन्यूएबल एंड एंटी बैक्टीरियल मटीरियल्स, यानी बहुत सारे फीचर्स, जो अभी और भी सारे फीचर्स हैं लेकिन उनका उल्लेख मैं विस्तार से इतना नहीं करता क्योंकि कार्यक्रम का स्वरूप इतना नहीं। लेकिन ये हृदय से सभी को, हमारे CSIR के वैज्ञानिकों को भी और हमारे NDRF के हमारे सभी साथियों को, पूरी हमारी सत्यनारायण प्रधान जी की यहाँ से लेकर और तमिलनाडु तक फैली हुई सारे देश भर की जो टीम है उसको बहुत बहुत बधाई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक प्रकार से सारे देश जो है थोड़े थोड़े गिलहरी प्रयास कर रहा है। कोविड की लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं थी। आज तारीख है 4 नवंबर, अभी 4 दिन के बाद आएगा 8 नवंबर, तो 8 नवंबर को 10 महीना हो जाएंगे हमें इस स्वास्थ्य मंत्रालय में। इस लड़ाई की पहली मीटिंग 8 जनवरी को की थी और 8 नवंबर को पूरे 10 महीने हो जाएंगे। और इस 10 महीने में सारा देश एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबने अपना अपना गिलहरी प्रयास जो है इसमें किया, जिसको जो समझ में आया, जो जितना कर सकता था। और उसी का परिणाम ये है कि आज दुनिया में हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि भाई 135 करोड़ का देश, और इतना ही वाइड जिसे कहते हैं, इसके अंदर डाइवर्सिटी है, हर तरह की डाइवर्सिटी है। कितने 35-36 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज़ और दूर दराज के इलाके, कोई ट्राइबल एरियाज़ हैं, कोई रूरल एरियाज़ हैं, कोई अर्बन एरियाज़ हैं, कोई पेरी अर्बन एरियाज़ हैं। सबकी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, सबके अलग अलग अंदाज हैं, कितनी तरह की सरकारें हैं, सबके अपने अपने वर्किंग मॉडल्स हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सारा जैसा हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने तय किया, जैसा प्रधानमंत्री जी की मदद से सारे हमारे जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं भारत सरकार के, उन्होंने मिलकर इसके अंदर मदद किया। और जो गाइडलाइंस, सैकड़ों किस्म की गाइडलाइंस तैयार की गई, उसके ऊपर सारे देश ने जो है मिलकर एक ही
तरीके से लड़ाई को लड़ा, परफेक्ट सिनर्जी डेवलप हुई, कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ। वैज्ञानिक भी जो है अपने अपने तरीके से जो काम कर सकते थे उस काम के अंदर वो खड़े हो गए। हमारे कोरोना वॉरियर्स खड़े हो गए, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स खड़े हो गए, हमारी एनजीओज़ खड़ी हो गई, सैकड़ों जिसे कहते हैं करोड़ों लोगों को, जो गरीब लोग थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे, दूसरे थे, उनके लिए खाने की व्यवस्थाएं कर दी, कितने सारे उनके लिए रहने की व्यवस्थाएं कर दी। जब उनको वापस उनके गांव भेजना था तो रेलवे के लोगों ने 65 लाख ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घरों तक पहुंचा दिया, बसों से पहुंचा दिया, ट्रेन से पहुंचा दिया। सारा देश एक प्रकार से खड़ा हो गया और उसी का परिणाम ये हुआ कि हम आज दुनिया में 92 और 93% के बीच में, जब 2 महीना पहले आपके यहाँ अगस्त में गया था तब जो है रिकवरी रेट जो है इससे काफ़ी नीचे था। और मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 4 बजे की याद है जब हम रिकवरी रेट 9%, 10% की बात करते थे, और 10 से जब 12 हो जाता था तो भी हम लोगों को संतोष होता था, 12 का 14 हो जाता था तो संतोष होता था, 14 का 18 होता था तो हमको लगता था चलो हम धीरे 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 करके हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और आज हम 92 और 93% के रिकवरी रेट पर पहुंच गए हैं। हमें वो भी समय याद है जब 3, 4, 5 तक हम उसके बीच में फैटेलिटी रेट होता था और हम कहते थे हमें 1 के नीचे लेकर आना है, उसके लिए काम करना है। और आज हम 1.49 जो है प्रतिशत फैटेलिटी रेट के ऊपर है। वो भी हमें समय याद है कि जब सारे लोग हमको कोसा करते थे कि टेस्ट टेस्ट टेस्ट, इतना बड़ा देश और आप सिर्फ 6000 टेस्ट करते हैं, आप सिर्फ 10,000 टेस्ट करते हैं। आज हम हर रोज़ 1 मिलियन से ज़्यादा टेस्ट करते हैं, 1 मिलियन और 1.5 मिलियन के बीच में हर रोज़ टेस्ट करते हैं। वो दिन भी हमको याद है कि जब एक लेबॉर्ट्री हमारी थी पुणे के अंदर, उस लेबॉर्ट्री में हमारे सारे टेस्ट होने की संभावना थी। और हमें वो दिन भी याद है जब मोदी जी की सरकार आने से थोड़ा पहले इस टेस्ट को करने के लिए हमारा सैंपल अमेरिका जाया करता था और अमेरिका से रिपोर्ट आती थी, तब पता लगता था कि इसका जो तकलीफ़ इसकी क्या है। उस एक लेबॉर्ट्री से जो यात्रा शुरू की वो आज 2050 के आसपास जो है लेबॉर्ट्रीज़ जो है देश के अंदर विकसित हो गई हैं। 11 और 12 करोड़ के बीच में देश के अंदर टेस्ट हो गए हैं। वो समय भी याद है जब पीपीई किट्स जैसी चीज़ भी विदेश से आती थी। टेस्टिंग का हर किट जो है बाहर से इंपोर्ट होता था और अंधाधुंध जिसे कहते हैं उसके लिए जो है उसकी कीमत जो है देनी पड़ती थी, क्योंकि ज़रूरत थी, लोगों को बचाना था। और किट जो है अगर विदेश में मिलता है तो विदेश से लाना पड़ता था। आज 1000 तो शायद प्रकार के किट्स को हमारा ICMR वैलिडेट कर चुका है। एक दिन में 10-10 लाख तक जो है किट्स जो है वो भारत के अंदर हम बना पा रहे हैं। और जो कीमत जो है वो आसमान की ऊंचाइयों को छूती थी, वो एक प्रकार से ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पर जो है वो कीमत आ गई है। तो ये सारा कुछ PPE किट्स, वेंटिलेटर्स, ये भारत में हम बनाते नहीं थे। अब हमारे सैकड़ों जो है मैन्युफैक्चरर्स इनके हो गए हैं। वेंटिलेटर्स के लिए भी कम से कम 2-3 दर्जन जो है बनाने वाले हो गए हैं। हमारी साइंस की लेबॉर्ट्रीज़ ने जो है वेंटिलेटर बना दिया। हमारी बेंगलोर के अंदर जो जादव साहब की लेबॉर्ट्री है उसने वेंटिलेटर बना के खड़ा कर दिया। वो बनाते हैं हवाई जहाज, उन्होंने बना दिया वेंटिलेटर भी, और जो है वेंटिलेटर भी अब हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए हैं। तो ये सब कुछ इसलिए हुआ कि सब लोग खड़े हो गए। NDRF का रूटीन में मैंडेट ये नहीं होगा। ये तो जब मैंडेट इनका आता है जब कोई बड़ा कोई तूफ़ान आ गया, बड़ी कोई अर्थक्वेक आ गई, बड़ा कोई साइक्लोन आ गया, सब जगह डिस्ट्रक्शन हो गया। ये कोविड की बीमारी के वायरस को लड़ना और बीमार आदमी को ठीक करने का काम तो डॉक्टर और अस्पताल का था, लेकिन NDRF भी खड़ा हो गया, सारे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़े हो गए, एयरपोर्ट पे काम करने वाले खड़े हो गए, जैसा आपने कहा कि सी पोर्ट पे काम करने वाले लोग खड़े हो गए, हमारे लैंड बॉर्डर्स पे लोग खड़े हो गए। सब ने ट्रेनिंग भी करना शुरू कर दिया, सब ने कंट्रीब्यूशन भी करना शुरू कर दिया। तो उसी का परिणाम है कि ये सफलता मिली है। लेकिन इस समय जैसा आपने भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक अपील देश से की है, और इस अपील को करने के लिए उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश तक दिया। 10 मिनट का संदेश था। लोग इंतज़ार करते हैं कि कितनी बड़ी बात कोई बताई जाएगी, लेकिन ये बात का कितना बड़ा महत्व है ये इससे सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री जी को उसके लिए राष्ट्र के नाम संदेश देना पड़ा। उन्होंने कहा
हम अभी तक हमने जो भी अच्छी तरह से कंट्रोल किया, लेकिन इसके लॉजिकल सफलता के कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए हमें एक जन आंदोलन करना पड़ेगा। और जन आंदोलन किस बात के लिए कि सारे देश के लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ठीक प्रकार से माने। और उसके लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है? ये मास्क को ठीक से पहनना, ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। बात करते समय भी मास्क को नहीं छेड़ाछाड़ी करना, मास्क को नहीं उतार के नीचे करना, लेकिन मास्क को हर समय इसी स्थिति में रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ अपने हाथों को साबुन से, पानी से धोते रहना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है, रेस्पिरेटरी हाइजीन को मेंटेन करना है। खांसी और छींक आ जाए तो कम से कम ठीक ढंग से हम अपना व्यवहार करें, और साथ में भीड़ भड़क्के के अंदर अवॉइड करें जाना पड़ जाए तो भी जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम ना भूलें। फेस्टिवल्स के समय में, विंटर्स के समय में विशेष सावधानियां रखें। अपने फेस्टिवल्स को भी मनाएं, सब कुछ मनाएं, लेकिन कोविड